तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी इस बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव के क्लास में। यानी ऑब्जेक्टिव का डाउट बहुत सारा भर भर के कमेंट भी रहता है, कुछ कमेंट पढ़ने के बाद तो मज़ा भी आता है। ठीक है, तो हम देखें कि मतलब सर ऑब्जेक्टिव लाइए, कंटेंट भी लाइए। किसी का मुगल बादशाह छूट रहा है तो किसी का 1857 की क्रांति छूट रहा है, तो देखिए कि रूस की क्रांति कोई कमेंट किया। बहुत सारे लड़के लॉट्स ऑफ कमेंट था। मैथमेटिक्स का तो आप जानते ही हैं कि वो तो खैर 25 नंबर, वो उसकी तारीफ क्या करना है। वो 25 नंबर आपका अगर डेली वीडियो देखें ना आप और डेली रिवीजन रखें, वीडियो देखने से नहीं रिवीजन रखें, 2-3 बार देख लें तो आपका 25 में 25 तय है। ठीक है, लेकिन हाँ मिठाई खिलाना नहीं भूलेगा। वैसे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सीधा रेखा को सरल रेखा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन सी हो जाएगा। समझ में, इस टाइप का कोई भी समीकरण दिया हो, ठीक है, तो सीधा लाइन ही जाता है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। समझ गए द्विघात वगैरह भी। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि 0,0 3,√3 और 3, एक सम बाहु त्रिभुज है। सम बाहु, सम मतलब बराबर, बाहु माने बाएं। जिस त्रिभुज की सभी बाहें बराबर हो, सभी भुजा ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको इक्वालेटरल ट्रायंगल होता है ना, वही बात है। सम बाहु यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, बराबर, उसे समबाहु कहते हैं। तो सब दूरी, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर, जो जितना होगा सब बराबर होगा। कह रहा है कि तीनों बिंदु दे दिया है, 2,0 3,√3 और ये दिया 3,P। कह रहा है पता क्या, जब सब लाइन बराबर है तो P का मान निकालिए। कहेगा लो अब E का करेंगे सर, आप बताइए। दूरी का फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर निर्देशांक ज्यामिति अगर आप पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें आप जरूर पढ़े होंगे दूरी का फॉर्मूला। जब ये और ये बराबर है, ये बराबर है ना, ये जितना है उतना ही भी है, तो दूरी के फॉर्मूला से इसकी दूरी बराबर है ना, मतलब AB बराबर है BC का और AC का। तो आप लिख सकते हैं कि सर जब AB बराबर है BC का और BC ये सब एक दूसरे के बराबर है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसकी दूरी भी उतना ही है जितना कि इसकी दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। AB की दूरी और बराबर में BC की दूरी, क्या होता है फॉर्मूला होता है √, और इसमें भी होता है √। अब देखो AB, A से B में x2, अच्छा पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला x2, सॉरी पहला वाला x1 दूसरा वाला यानी xy, इसको पहला वाला को x, दूसरा वाला का y, इसको x इसको y। अब ये मान लो कि ये वाला हो गया आपका x, ये वाला हो गया y, ये x ये y, ये x ये y, और हम आपसे पूछें कि x बराबर इसमें कितना होगा, तो कोई लड़का बोलेगा 0, कोई लड़का बोलेगा 3, कोई लड़का ये भी बोलेगा 3, तो मामला फंस रहा है ना। इसी के लिए 1 नंबर पे है तो इसको x1, ये 2 नंबर पे है तो इसे x2 और ये 3 नंबर पे है तो इसे x3। हमको निकालना है AB की दूरी, तो इसका x में से इसको x को घटा देते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको बता रहा है, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट से रूट हटाइए दीजिए, रूट लेकिन दोनों तरफ है तो उसे हटा दीजिए। अब लिखिए x2 - x1, 3 - 0 का स्क्वायर, अब प्लस, फिर इसमें से इसको घटाइए, √3 - 0 का स्क्वायर। अब देखिए B से C लीजिए, B से C, x2 - x1 मतलब 3 - 3 का स्क्वायर, अब प्लस P - √3, P - √3 का स्क्वायर। 3 में से 0 जाएगा, कोई फायदा नहीं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और ये देखिए स्क्वायर से तो देखिए रूट खत्म हो जाता है, 0 हट गया है, 0 का क्या कीजिएगा 3 हो जाएगा, और बराबर 3 में से 3 जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, प्लस A - B के द होल स्क्वायर फार्मूला पर तोड़ दीजिए, तो होगा आपका A² प्लस B² प्लस 2P और √3। 9 और 3 कितना होता है 12, P², फिर हो जाएगा प्लस, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो बचा 3, और ये आपका हो जाएगा 2√3P। इसको हम इधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा P² प्लस 3 प्लस 2√3P और माइनस में हो जाएगा 12। सॉल्व कीजिएगा, P² 12 में से अगर 3 जाएगा तो 9 बचेगा, तो P वाला पहले लिख दीजिए, 2√3P और माइनस में 9। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेगा, आपको लो सर ये कहला दिए, ये फर्स्ट और लास्ट पे कैसे टूटेगा। अब यहाँ से लॉजिक बता रहे हैं, आप बताइए P का मान तो 2 आएगा, ये तो जानते हैं कि जितना पावर होता है उतना ही P का मान होता है, और उसमें भी इसमें क्या आया है, रूट में आया है। मत तोड़िएगा, ऑब्जेक्टिव है ना, मत तोड़िएगा। तो रूट में कुछ भी आए तो आंसर तो इसका रूटे में होगा, रूट तो हटने वाला है नहीं। जब भी इसका आंसर आएगा P का मान तो रूट में आएगा, और कहीं इसमें रूट में ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में यहाँ पे दिया है रूट में, तो यही वाला हो जाएगा। अब इसको तोड़ने जाइएगा तो इसको क्या कीजिएगा, बीच वाले को 2 हिस्सा में तोड़िएगा, कुछ कॉमन लीजिएगा, उतना मत कीजिए, रूट में है ना तो रूट में ही आंसर आएगा, ये कन्फर्म रहता है।
है। इसको तोड़िए, जब तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या है, हम लिख सकते हैं √3, अच्छा 3√3p माइनस 3 में से घटा दीजिए एगो √3p। नहीं समझे, यहाँ पे है 2√3 और यहाँ पे देखिए ये प्लस में डाल दीजिए, प्लस में हम p² उतार दिए 2, यहाँ पे देखिए ओह थोड़ा सा इसको साफ लिखने दो 2√3p। अब ऐसा कुछ बीच वाले को दो हिस्सा में तोड़े कि फिर इसको जोड़े और घटाए ना, फिर इतना बच जाए। तो अब 2 लाना है, क्या लाना है 2। तो इसको गौर से थोड़ा देखिए तो 3 गो, ये दोनों एक ही समझिएगा, ये वाला भी यहाँ पे √3p का गो है 3 गो और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 गो है। तो 3 गो में से जब 1 गो घट जाएगा तो 2 गो ना बचेगा, 2 गो। और यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस में 9। कॉमन लेना है तो कॉमन लीजिए, दोनों में p कॉमन है तो निकाल दीजिए, हो जाएगा p माइनस 3√3। इसको लिखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा जो दोनों में मिले। एक काम कीजिएगा, 9 को कुछ दिमाग लगाइए। अब कहिएगा सर क्या दिमाग लगाया जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर 9 को दिमाग अगर आप लगाएंगे तो अगर यहाँ पे निकालते हैं आप तो हो जाएगा √3, तो इसमें तो √3 है ही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 3√3। कहेगा सर पल्ले नहीं पड़ा, मैं बता रहा हूँ, जब इसको गुणा कीजिएगा तो √3 में p से तो √3p, और जब इसको गुणा कीजिएगा तो यहाँ देखिए 3 गुण √3 है और फिर ये √3 से गुणा। अब मैं डीपली नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आपको यहाँ डायरेक्ट बता दिए कि रूट वाला है। 3 तरीका कितना होता है 9, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, पहले ही से 3 है तो 3 तरीका 9 नहीं आ जा रहा है, फिर तो वही आ जा रहा है। तो ये चीज़ें हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ कॉमन ले सकते हैं, एगो बाहर वाला लिखा जाता है और दोनों जब सेम आ जाएगा तो एगो अंदर वाला लिखा जाता है p माइनस 3√3। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो ये वाला p का मान निकालना है तो p प्लस √3 बराबर 0, प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में, p बराबर माइनस √3, यहाँ पे आया होगा माइनस √3। माइनस हो जाए p बराबर माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ माइनस √3 आया है कि नहीं, यही वाला आएगा, सिंपल है। उसके बाद से इसको भी 0 के बराबर कर लीजिएगा। मैं तो बस यही कहूँगा कि रूट में दिखे तो रूट वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, समझे। देखिए ज़्यादा घबरा करके बनाइएगा ना तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना 25 में 25 आके रहेगा, एकदम 25 आएगा। मैथमेटिक्स बहुत आसान आ रहा है बाबू, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है, पता है। 1 मतलब कि द्विघात समीकरण से आ रहा है ज़्यादा, उसके बाद से रेशनल नंबर से आ रहा है, आपको माध्य माध्यिका से आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रहा है, बहुत आसान। इसमें टोटल क्वेश्चन हम आपको नोट करा दिए। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि 2x + 3y बराबर 13, 4x - y बराबर 5, क्या है 2x + 3y बराबर 13 और यहाँ लिख दीजिए 4x - y बराबर 5। किसी एक को बराबर कर दीजिए, बराबर कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, नहीं तो ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको बराबर कीजिए दोनों को, यहाँ 2 से गुणा कीजिएगा ना तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, लेकिन गुणा तो सब में होता है, ये हो जाएगा कितना 3 दूना 6y और ये 13 दूना 26, इतना तो आप हो गया। अब ये वैसे ही उतार दीजिए 4x - y बराबर 5। देखिए तो अगर आपको निकालना हो x और y का मान तो इसको घटा दीजिए। तो जब भी कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जहाँ सिंबल नीचे का चेंज होता है, ये माइनस है तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया, सेम है तो ये है प्लस में, ये भी प्लस में, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 21, 7 तरीका 21, y बराबर 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया 3, कहीं y बराबर इसमें ऑप्शन में 3 दिया है, ऑप्शन में y बराबर 3, मेरे हिसाब से यही आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर x का मान कैसे निकलेगा, x का मान किसी समीकरण में ले जाके भर दीजिएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए जब x का मान 2 भरेगा, y का मान 3 भरेगा तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1 मिनट 3 तरीका 9, 2 दूना 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ देखिए यूक्लिड के विशिष्ट, पहले एक चीज़ समझा दें आपको, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा देना चाहते हैं कि अभिधारणा और अभिगृहित क्या होता है। ठीक, सुनिए, अभिधारणा जो होता है ये कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। एक यूक्लिड नाम के व्यक्ति है, अब वो बोले जानते हो क्या कि मान लो कि 2 कोनो बराबर चीज़ है, कोई भी बराबर चीज़, मान लो कि 1 किलो हेने है 1 किलो हेने है, तो दोनों तरफ अगर बराबर है तो 1 किलो अगर इसमें भी बढ़ा दें और 1 किलो अगर इसमें भी बढ़ा दें तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लो भाई, कौन नया बात है, ये तो सही बात है भाई। मान लो तराजू एक है,
1 किलो इधर 1 किलो इधर, कह रहे हैं कि 1 किलो इधर बढ़ाइए और 1 किलो इधर बढ़ाइए तो फिर भी बराबर होगा। माने बराबर चीज में बराबर चीज बढ़ाने पर आंसर बराबर आता है। तो इसमें कौन सी नई बात है? मैं बोलूं कि मैं आपके बराबर हूं, समझिएगा, मेरे पास जितना पैसा है उतना आपके पास है, और आपके पास जितना पैसा है और आपके फ्रेंड के पास है, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपका फ्रेंड और हम भी बराबर हैं। तो इसमें कौन सी बात है? तो यही यूक्लिड बोले हैं कि बतिया को जानते हो, अभिगृहित कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। बोले ओ, यानी कि कोई ऐसी चीज है जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है, वो अपने से समझो तो साबित है। अब इसमें साबित क्या करना है भाई? कि बराबर दो चीज है, अगर बराबर फिर बराबर चीजों को रखते हैं तो आंसर भी बराबर मिलता है। ये तो साबित ही है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, तो इसे कहते हैं अभिगृहित। लेकिन ये तो हो गया किसी वस्तु को हम लेकर के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, किसी संख्या को लेकर के एग्जाम्पल दीजिए, तो संख्या वस्तु इस सब का बात आएगा तो अभिगृहित है, समझिएगा। संख्या वस्तु स्थान स्थान का नाम आएगा तो ये अभिगृहित कहते हैं, जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैथ की बातें आएगा, मैथ में लाइन की बातें आएगा, भुजा की बातें आएगा, कोण वगैरह, कोण की बातें आएगा, ठीक है। ये सब चीजें जिसको साबित नहीं किया जाता, जैसे हम बोल दें कि ये छोटा 90 डिग्री है, ये बड़ा 90 डिग्री है। किसी भी समकोण त्रिभुज, छोटा हो या बड़ा, छोटा हो या बड़ा हो, इसका 90 डिग्री बराबर है, तो सही बात है। छोटा हो तब वो 90 डिग्री कहेंगे, और खूब बड़ा बना दे तो वो इसको 90 डिग्री कहेंगे। 90 डिग्री है तो ये सब डिग्री क्या होता है? 90 वाला बराबर होता है। ऐसा थोड़ी है कि 100 रुपये का एगो नोट सिक्का डाल दो, एगो 100 रुपये का नोट डाल दो, अलग अलग रुपये में चलेगा, बराबर चलेगा। तो जब भी आपको ज्यामिति है, ज्यामिति समझते हैं, जब भी आपको बोले लाइन भुजा, किसी भी फिगर से बोले कि ये वाला, समझिएगा, जब भी किसी भी फिगर की बात करेगा और कहेगा कि सभी 90 डिग्री बराबर होता है, इस टाइप का कुछ भी साबित नहीं किया तो वो ऑलरेडी साबित होता ही है। किसी भी ज्यामिति आकार का, किसी भी शेप वाला, आकार वाला की बात करेगा तो अभिधारणा होता है, और किसी भी फिगर का, सॉरी, किसी भी संख्या का बात करेगा तो अभिगृहित होता है। और ये एक साबित किया हुआ स्टेटमेंट होता है, इसे साबित नहीं किया जाता है। अब इसे साबित करने जाओगे कि छोटका 90 होता है तो बड़का कैसे 90 होगा? ये ऑलरेडी साबित है कि भाई ये 90 है। तो जब भी फिगर की बात करेगा तो अभिधारणा, और संख्या की बात करेगा, वस्तु की बात करेगा तो अभिगृहित। तो यहाँ क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यूक्लिड के विशिष्ट ज्यामिति, ज्यामिति माने फिगर की बात करेगा तो क्या होगा? फिगर की बात करें तो अभिधारणा, संख्या की बात करता तो ये हो जाता, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत है? तो आपको बताए थे, कितना आसान एक फॉर्मूला, CF को कहते हैं संचयी बारंबारता। याद है कल वाला वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों का फॉर्मूला का ट्रिक बताए थे, जिसमें माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा F, इसमें डालिएगा सिग्मा F, हो गया दो जगह, और खाली यहाँ x डाल दीजिएगा। बहुत लोग 1 भी डालते हैं, ठीक है। तो ये माध्यक का फॉर्मूला है। उसके बाद से आपको माध्यक का फॉर्मूला बताए थे, माध्यक जिसका होता है L प्लस, ऐसे था, और फिर था n/2 माइनस CF, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका F। और उसके बाद बहुलक का फॉर्मूला था, बहुलक जो बहुत बार आ जाए, तो इसमें देखो बहुत बार क्या आता है, इसमें बहुत बार F आता है, इधर साइड में H लिख दीजिएगा, F1 F0, इधर भी लिखिए F1 F0, इधर H, अभी खत्म नहीं हुआ है, दोनों सेम लिख देना है। इधर 2 लगाइएगा ना तो इधर हो जाएगा F2, बहुत बार F है इसीलिए। अब कभी डाउट मत करना, बहुला का पूछे तो हाई वाला मत टिक मार देना कि सर ये वाला फॉर्मूला है। अंतर दोनों में बताए ना, ये बहुत बार है तो बताओ इसमें बहुत बार F है कि इसमें बहुत बार है? इसमें बहुत बार F है, इसीलिए ये बहुला का फॉर्मूला है। तो कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि संचयी बारंबारता, देखिए F को बारंबारता कहते हैं, CF को संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता जिसमें दिया उससे क्या निकालते हैं? माध्यक निकालते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा कि नहीं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। अब यहां देखिए, इसको मिटाते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक का आसान वाला भी आपको बताए हैं। माध्य किसे कहते हैं? माध्यक किसे कहते हैं? अब बहुलक किसे कहते हैं? हाई तो हो गया बीच का अगुआ है,
अगुआ मतलब समझते हो ना, मैंने बीचवनिया है। किसी भी संख्या को खूब बढ़िया लाइन से सजा दो और जो बीच में आएगा ना, बीचवा में, वही होता है माध्यक। लेकिन माध्य किसे कहते हैं, तो इसका तो कई कई बार बताए हैं कि माध्य औसत को कहते हैं, एवरेज को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी, आपको ये भी एग्जाम्पल कई बार दिए, आपकी मम्मी है, आप 3 भाई बहन हैं, एगो को 1 रुपया दे दी, एगो को 2 रुपया दे दी, एगो 3 रुपया देगी, तो बताओ मार होगा कि नहीं तीनों में? क्योंकि भाई अलग अलग, भाई सबको बराबर बांटो। तो आपके पापा जी आया और सबका रुपया ले लिए और सबको एक में मिला दिए और बराबर बांट दिए। यानी एगो को 1 रुपया मिला है, एगो को 2 रुपया मिला है, एगो को 3 रुपया, यानी सबको मिला के 3 और 2 5 और 1 और रुपया हो गया, 6 रुपया हुआ था। अब पापा ये 6 रुपये जब गिन लिए तो 6 को 3 जगह बराबर भागों में बांट दिए। तो कहेगा सर ये तो 2-2 रुपये सबको मिलेगा। तो वही बराबर भागों में बांट देना क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। तो ये निकलता कैसे है? तो मान लो कि जितना संख्या, हम बोले कि इसका माध्य निकालिए, क्या निकालिए? माध्य। तो जितना संख्या है इस सब को जोड़ दीजिए और जितना जोड़े हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर दीजिए, हो गया, माध्य निकल जाएगा। 5 और 4 9, 9 और 3 कितना? 12, 12 13 14 15, 15 अब बट्टा में 5, 5 3 15, 3 रुपये बराबर आएगा। तो 3 हो गया आपका क्या? माध्य। अब यही अगर क्वेश्चन पूछ देते हम कि इसमें माध्य नहीं माध्यक कौन है, तो जो बीच में आएगा। और हाँ याद रखिएगा एक चीज, इसको लाइन से बढ़ते क्रम में, ये नहीं कि 2 है 5 है 3 है 4 है 2 है, अब कह दीजिए सर ये बीच में है तो ये माध्यक हो जाएगा। अरे पहले इसको सजाना पड़ता है, इसमें माध्यक के लिए पहले सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर 4 इससे बड़ा है, ऐसे हो जाएगा, फिर इससे बड़ा। अब देखो ये सज गया ना, छोटा छोटा, फिर इससे बड़ा, बढ़ते क्रम में सज, और फिर जो बीच में आएगा उसे क्या कहते हैं? माध्यक। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप बड़ी चालाक है, 5 गो था तो 2 को छांट दिए और 3 लिख दिए, और कहीं 6 गो रहेगा तब? अरे वो बन जाएगा। मान लो कि चलो यहाँ पे हम 6 डाल दे रहे हैं, क्या डाल दिए? 6। चलिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6। इसको सजाइए, पहले 2, फिर भी ये भी 2 है, फिर ये क्या है? 3, फिर ये है 4, फिर ये है 5 और फिर ये है 6। इधर 2 को काटिए, इधर 2 को काटिए, लो अब तो 2 को बीच में आ गया। अब माध्य कैसे निकलेगा? तो जितना आया ना दोनों, ये दोनों को लिख दीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा, और 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग, 4 और 3 कितना हो गया? 7/2, कटा दीजिएगा इसको, 3.5 हो जाएगा। कितना? 3.5। इसका ये ऑप्शन में दिया होगा। अब बहुलक किसे कहते हैं? ओहो, बहुलक, इसमें जो बहुत बार आ जाए, लक से जो बहुत बार आ जाए उसे बहुलक कहते हैं। तो देखो ना, 2 लक से बहुत बार है ना, सबसे ज़्यादा बार है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। समझ में आया तीनों? ठीक है, तो ये चीज़ें आप भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है। और हाँ, एक और बहुलक से क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्या कहेगा कि माध्यक बराबर 8, माध्य बराबर 2, तो कह देगा बहुलक निकालें। अब कहेगा लो, ई का कह दिया सर, लाइन से सजाया होता नंबर, अब बहुत बार होता तो बहुलक निकाल देते, ई कैसे निकलेगा? तो एक फॉर्मूला होता है, इसका भी ट्रिक है, बहुलक का फॉर्मूला होता है। देखो सास बहू वाली बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? 3 माध्यक -2 माध्य। अब ये भी आपको याद नहीं होगा, भूल जाइएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ और बताया भी हूँ। कुछ मत कीजिएगा, इसको हटा दीजिए। अच्छा एक काम करो तो बहुलक बराबर, थोड़ा इसमें का आधा वाला इसमें का आधा वाला हटाओ, तो आधा आधा वाला जब हटाएंगे तो ये कगो से लिखा गया? 1 2 3, इसीलिए ये 3 लिख दिए। ये 1 2 गो से लिखा गया तो ये 2 लिख दिए। आधा वाला फिर लगा दो, अच्छा लगेगा। आधा आधा टाइप 3 गो से, तो बहुलक का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला में भर दीजिए, 3 माध्यक बराबर कितना दिया है? 8 -2 माध्य बराबर कितना दिया है? 2। 8 3 का 24 -2 दूना के 4, 24 में से 4 जाएगा 20, बहुलक कितना आ गया? 20 आ गया। सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कमेंट में थोड़ा सा कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा। सोचिएगा वो बहुलक था, बड़का माध्य था और छोटा माध्य था। बड़का माध्य को माध्यिका भी कहते हैं, और -2 माध्य, ये वाला याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं। त्रिज्या 1.5 यानी 10.5 और त्रिज्या खंड का कोण। त्रिज्या समझते हो, एक वृत्त है, अब वृत्त के बीच से आई बाउंड्री है, बीच से अब बाउंड्री तक जितना दूरी होता है ना, जितना दूरी ये सब बाउंड्री से, उसी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या। जैसे कि झंडा देखे हो, झंडा तो इसमें ऐसे होता है, ऐसे होता है ना झंडा में बीच में, तो इसे कहते हैं चक्र। चक्र में 24 गो त्रिज्या होता है, 1 2, तो बीच से यहाँ तक जो जाएगा उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब यहाँ त्रिज्या नहीं दिया, त्रिज्या खंड दिया है। क्या दिया है? त्रिज्या खंड, यानी कि त्रिज्या ये वाला है,
त्रिज्या द्वारा मान लो यहाँ से कैंची लेकर के इस तरह बीचवा तक काट दो। जब तुम काट के ऐसे निकालोगे तो बताओ इस तरह से बनेगा कि नहीं। मान लो हम काट के ऐसे निकाल दिए, ऐसे ही ना बनेगा। यानी त्रिज्या से कैंची लगाए और काट करके निकाल दिए, फिर इसको इधर से ठेलेंगे अंदर तो जा करके मिल जाएगा ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या। त्रिज्या द्वारा हम लोग इसको खंड करके निकालें, इस इलाका को कहते हैं त्रिज्या खंड। समझ में? यहाँ कुछ कोण बन रहा है ना, ये कोण कितना डिग्री का बना? वैसे यहाँ 90 डिग्री हम बना दिए हैं, गलती से 90 डिग्री बना दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। त्रिज्या कितना डिग्री? 90 डिग्री, 60 डिग्री, यानी समझ जाओ कि यहाँ पे 60 डिग्री का है। तो त्रिज्या खंड इसको कहते हैं। ठीक है सर, ये क्या है? ये भी तो त्रिज्या का खंड ही है, लेकिन ये बड़ा त्रिज्या खंड है और ये छोटा। तो बड़ा को दीर्घ त्रिज्या खंड और छोटा को लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। सुनो, तो इस तरह से नहीं, 60 डिग्री का हम काट रहे हैं। एक पूरा वृत्त है और मान लो कि ये भी त्रिज्या है, ठीक, और ये भी त्रिज्या है। इसको काट दिए, यहाँ से काट करके बाहर खींच दे रहे हैं। देखो तो हो गया ना। अब इसको जोर से धक्का देंगे तो फिर ये गोल बन जाएगा कि नहीं। ये है आपका 60 डिग्री। आगे बोल रहा है कि जो आप त्रिज्या खंड 60 डिग्री का ये वाला काटे हैं, उस त्रिज्या खंड का परिमाप निकालें। माने परिमाप माने मेढ़ी, माने जो ये काट के निकाले हैं, निकाल के है रख दे रहे हैं पिज्जा की तरह, ठीक, ऐसे 60 डिग्री। कह रहा है इसका परिमाप निकालिए। परिमाप माने कितना मीटर ही है, ई वाला कितना है, फिर ये वाला, सबको नापिए क मीटर है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आपको साइकिल से जाना होगा तो कुछ समय लगेगा ना, तो यही तो त्रिज्या है। त्रिज्या दिया है कितना? 10.5। ये भी त्रिज्या है 10.5, लेकिन ये वाला हमको नहीं पता है। ये वाला क्या है? नहीं पता है। तो देखो, त्रिज्या खंड का ये वाला हिस्सा निकालने के लिए हम लोग जानते हो क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब ये वाला पता चल जाएगा तो हई और हई जोड़ देंगे, पूरा मेढ़ी पता चल जाएगा। और पूरा मेढ़ी को क्या कहते हैं? परिमाप। चारों तरफ इसका बोल दे परिमाप निकले तो सब मेढ़िया को नापना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं? परिमाप। तो चलिए हम पहले ये वाला निकालते हैं। त्रिज्या खंड का परिमाप मेढ़ी को नापने के लिए होता है θ/360 2 पाई r। यहाँ लिए थीटा मतलब 60 डिग्री दिया है, 360, 2 पाई का मान 22/7, r का मान 10.5। ठीक, 0 से 0 खत्म, 6 का 36 हो जाएगा। ये घटा दो 3 से। अब यहाँ देखो घटा रहे हैं, 7 एकम 7, इनमें 3 बचा, 7 पचे 35, इतना हुआ ना 1.5 बटा। अब यहाँ पे 3 से कटा, 3 पचे 15। अब बच गया 22 गुणे 0.5। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11। एक अंक के बाद पॉइंट है, बैठा दीजिएगा, 11 आया। मैंने हई वाला कितना आया? 11। ई वाला कितना है? सब परिमाप मैंने सबको जोड़ो तो 11 प्लस 10.5 प्लस 10.5, 10 10 20 और 1 21, 21 और 10 कितना होता है? 22 10 32, 32 आएगा। तो 32 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब पूछिएगा सर थोड़ा थोड़ा क्यों? क्योंकि ये फार्मूला आपको नहीं पता होगा, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपको फिर कभी बड़ा वीडियो बनेगा तो उसमें आएगा। बस ये फार्मूला याद रखिए, θ/360 2 पाई r। ठीक है, चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन कि 2√3 और ये वाला किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश, ओहो, ये देखिए ये वाला जानते हैं, इसको कहता है ये खानदान। ये देखो 1 2 3 -1 -2, इधर वाला देखो -1 -2 ये माइनस वाला होता है 1 2 3। इसको कहते हैं x और इसको कहते हैं y अक्ष। y अक्ष, इसको x अक्ष या x निर्देशांक। ऐसे वाले को x क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम x लिखते हैं तो एक इधर लिखते हैं और एक इधर लिखते हैं तो इधर इधर वाला x होता है। और जब हम y लिखते हैं तो ऊपर से नीचे लिखते हैं तो ऊपर नीचे वाला क्या होता है? y होता है। इधर माइनस में x होता है, x दो है ना, इधर प्लस में x होता है, फिर नीचे माइनस में y होता है, ऊपर प्लस में y होता है। ये खंदा नंबर 1, बॉक्स नंबर 1 है। ये वाला हिस्सा दूसरा घर है, ये वाला तीसरा घर है, ये वाला चौथा घर है। इस घर को कहते हैं प्रथम घर। और 4 गो हिस्सा है ना, तो चतुर्थांश माने 4 भाग का एक अंश को चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये प्रथम है तो प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय है तो द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरा है और ये चतुर्थ है। तो चलिए अब बात करते हैं। हम तुमसे अगर पूछते बाबू कि 2, -3 किस बॉक्स में आएगा, तो कहेगा सर ये x का मान है और ये y का मान है, ये तो हम जानते हैं। तो x 2 लेंगे तो x तो हयो है, लेकिन प्लस में है तो यहाँ लेंगे। सर इस गली में आएगा, ओ
y माइनस में 3 है तो y ये भी है तो माइनस वाले लेंगे, इस गली में आएगा। तो ये और ये गली आया तो गली नंबर ये 4 है, यानी ये चतुर्थ में है सर। किसमें है? चतुर्थ में है। समझ में आया? तो उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एगो दिया है यहाँ प्लस में 2√3 कमा माइनस, एगो दिया है माइनस में 2√3 हो गया। अब पूछ रहा है ये किस में है, तो x प्लस में ई वाला और y माइनस में ई वाला, तो ये 4 नंबर बॉक्स में है, मतलब ये दोनों मिला है ना 4 नंबर। तो कौन हो जाएगा? चतुर्थ कहीं दिया होगा, चतुर्थ पाद में है ये वाला, आप याद रखना। आप कमेंट में बताइए -3 कमा -6 किस में आएगा, 2 कमा 5 किस में आएगा, -3 कमा 2 किस में आएगा, ठीक है, -2 कमा +3 और -2 किस में आएगा। ये चारों आप कमेंट करके बताइए कि कौन से बॉक्स में आएगा। अब ये सर बाग हमको पता हो गया, एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि भूल गए, इस कमेंट से अगर आपको याद हो जा रहा है और एक सरकारी कॉलेज मिल जा रहा है तो क्या हर्ज है, कमेंट कर दीजिए ना। यहाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है √3 tan थीटा, ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है 3 sin थीटा। लेकिन आप कोई भी किताब देखिएगा ना तो ये हमारा 2 दिया है और ये ही गलत किया है, ये वाला दे दिया। और अब इसको बनाना है, आपको बनाना ही है ना, मैं बता रहा हूँ। पहले इसको बनाइएगा, कैसे? √3 sin थीटा का मान होता है, मतलब tan थीटा का sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर 3 sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा क्या हो गया? खत्म हो गया। तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिएगा तो ये भी ऐसे हो सकता है, नहीं तो ये हो जाएगा कितना? √3 बटा cos थीटा और बराबर ये हो जाएगा 3/1। इसको बटा में भेजिएगा तो 1 बटा cos थीटा बचेगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 3√3। इसका पर में करण आप कर सकते हैं, नीचे रूट रहता है तो 1/cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3√3 और बट्टा में हो जाएगा 3। 3 से 3 खत्म, 1/cos थीटा बराबर हो जाएगा √3। ठीक, आप चाहें तो तिरछा तिरछे गुणा करके ये cos थीटा बराबर, जैसे तिरछा तिरछी का मतलब क्या होता है देखो, 1 नीचे छिपा रहता है, 1 में 1 से गुणा तो 1 हो जाएगा, cos में √3 से तो cos थीटा √3, फिर इसको 3 को बटा में भेजिएगा तो 1/√3 बराबर हो जाएगा cos थीटा। ऐसे चाहे तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप कर सकते थे। कैसे? जब इसको इससे काट दिए, देखिए cos थीटा बराबर 1/√3 है ना, जब इसको काट दिए थे तो इधर भेज करके 3 को भेज देते, लेकिन छोड़िए उतना झंझट नहीं। cos थीटा बराबर 1/√3 आ गया। जब cos थीटा आएगा तो यहाँ ले जाके भर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। नहीं तो एक फॉर्मूला बताए थे आप 1/√3 का, नहीं छोड़िए वो रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, एक फार्मूला होता है, याद कीजिए स्क्वायर ग्रुप। इसमें से sin² थीटा अब प्लस cos का मान कितना है? 1/√3 है, 1/√3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा sin² थीटा, आई हो जाएगा प्लस 1/स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 3, अब बराबर में बचा 1, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में sin² थीटा बराबर 1 - 1/3 sin² थीटा बराबर 3 - 1 sin² थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये प्लस माइनस दिया है, प्लस क्यों लिखे? अरे हम ये वाला ही नहीं उतारे हैं, ठीक, ये फार्मूला ही होता है sin² थीटा प्लस cos थीटा 1। ये दिमाग में आपको आया होगा ना, तो यही चीज़ आपको बता रहे हैं, ये वाला नहीं। हम सोचे कि इस टाइप का कहीं देखें हम स्क्वायर ग्रुप, आप भी देखे होंगे स्क्वायर ग्रुप। अब जाके देखिए, हम कह रहे हैं ना, मेरा त्रिकोणमिति का वीडियो देख लीजिए ना, एक को वो फॉर्मूला नहीं छूटेगा आपसे, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। और जो एग्जाम दे के आ रहा है उससे भी आप एक बार मिल करके देखिए कि अगर तुम ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी में इंटरव्यू में आप बहुत लड़का ऐसा बोल भी रहा है, बहुत खुशी भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें है कि वो जो पढ़ाई किया, बोला कि सर मैथ का कोई टेंशन नहीं है सर, हमारा 120 में 110, 105, 100 आराम से आ सकता है, बहुत खुशी मिल रहा है। यहाँ देखिए साइन इतना का मान ये हो गया, अब ले जाके भरो ना साइन का मान, अब इसमें भरना है sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान निकालना है। साइन का मान 2/3 और माइनस cos का मान 1/√3, ये स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये खाली cos का मान है, ये पूरा का मान था, sin² पूरा का मान था, तो ये हो जाएगा 2/3 और -1/3, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 3
2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 1/3। 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर दिया है? 1/3 ये वाला। इसको 3 तरीका से बना सकते हैं, 3-4 तरीका से ही बन सकता है, कई गो उपाय है। ठीक है, यहाँ देखिए, लेकिन आपको एग्जाम करीब है तो सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मत समझिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 समझने से पहले आपको बता दें, मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कुछ रुपए है, ठीक, उसमें अगर आप 10% बढ़ा देते हैं और फिर 10% घटा देते हैं तो कितना होगा? तो कहिएगा सर उतना ही रह जाएगा। लेकिन नहीं बाबू, यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 10 रुपये बढ़ा देते हैं 10 रुपये घटा देते हैं, समझिएगा 10% बढ़ाते हैं और फिर 10% घटाते हैं फिर उतना नहीं बचा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 100 रुपया, 10% बढ़ाइए तो 100 का पहले 10% होता कितना है? 10% माने नीचे 100 होता है, 2 0 से 2 10 रुपया। तो पहले था 100 रुपया, हम 10% बढ़ाएं तो कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। समझ में? अब फिर इसका हम 10% घटाते हैं तो फिर इसका 10% पहले पता करते हैं, पहले घटाते नहीं, पहले पता करते हैं कि एक और 10% हुआ कितना? 2 0 से 2 0, इसका 10% हुआ 110 का 10% 11 रुपया हुआ। स्टार्टिंग में आपका था 110 रुपया, इसमें से आप 11 रुपया घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 99 रुपया बचेगा। कहाँ आया उतना? 10% बढ़ाए थे तो 110 हुआ था, फिर 110 का हम 10% निकाले तो 11 रुपया, यानी कि 11 रुपया घटाना था तो 99 रुपया हुआ। कहाँ उतना आया? सेम कहाँ आया? यही चीज़ आपको, इसका तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, वो चीज़ है, ये सब कुछ नहीं जाना है। 99 आया था ना, वैसे भी 99 आएगा। देखिए कैसे, किसी भी रुपए में किसी का बात करें, अगर बढ़ाने की बात करें फिर घटाने की बात करें, एक फॉर्मूला याद रखें, जब भी बढ़ाएगा तो बढ़ने को प्लस और घटने को कम करने को, अच्छा कोई भी चीज़ कम करना है तो घटाते ही ना हो, माइनस। तो हम क्या बोले थे? 10% बढ़ाना है तो लिए ओ सर बढ़ने का प्लस कहते हैं, बताए थे। फिर 10% घटाना है, माइनस हो जाएगा। समझ में आया? 10% बढ़ा दिए, 10% घटा दिए, और फिर यहाँ लिखिएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यही चीज़ 2 बार लिख दीजिएगा, 10 गुणा 10, अब बटा में यहाँ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ में आया? 10% बढ़ाना है, 10% क्या करना है? घटाना है। ठीक, यहाँ देखिए, अब ये वाला आप दिमाग लगाइएगा अगर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा इससे ये खत्म, 10 दहिया कितना होता है? 100 होता है। अब बटा में ये भी 100, कटा दीजिए एक बार में, माइनस में 1। इसका मतलब कि 1% का लॉस हुआ है। तो ओहू में तो हुआ था, एगो 100 आया था, एगो 99 आया था, तो पहले तो 100 रुपये था, घट के कितना हो गया? 99। तो 1% ना कमी हुआ है, आई डायरेक्टे बता दिए कि 1% का कमी हुआ है। समझ आया? तो मैं आपसे क्वेश्चन एक और बता रहा हूँ, अगर आपके रुपए में 20% बढ़ा दे और फिर 20% घटा दे, तो पहले क्या किए हैं? 20% बढ़ाए हैं और 20% घटाए हैं और माइनस, फिर 20 और 20 गुणा में लिख दीजिएगा, अब बटा में क्या लिख दीजिएगा? 100। 30% घटाना, 30% बढ़ाना, ये सब अगर करेंगे तो यहाँ वही काम करना है। 2 0 से 2 0 खत्म, ये खत्म हो गया, 2 दूना माइनस बचा, 2 दूना 4, यानी कितना परसेंट? देखिए माइनस का मतलब होता है अगर 4% का लॉस हुआ, कितना का हुआ? 4 का लॉस हुआ है। याद रखिए, माइनस का मतलब लॉस, अगर प्लस आता तो 4 का फायदा होता। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है। देखिए, यदि एक आयत के आयाम में 100% की वृद्धि किया जाए, आयाम मतलब ओकरा लंबाई चौड़ाई जो भी भुजा होता है उसको कहते हैं। ठीक, उसके लंबाई में 100% बढ़ाइए, चौड़ाई में, मान लीजिए कभी छोटा सा आयत है, आयत इस टाइप का होता है, ये जितना भी है इसमें 100% बढ़ा दो, माने डबल कर दो 100%, और चौड़ाई में भी खूब बड़ा कर दो, चौड़ाई भी 100%। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकलिए आयत का, इसका क्षेत्रफल निकलिए, बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा एकरा से। ठीक, तो कुछ मत कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि लंबाई भी बढ़ाया है, चौड़ाई भी, 2 को बढ़ाया ना, वो भी 100%, तो दोनों बढ़ाया है। तो बढ़ाया तो प्लस में एक बार बढ़ा दिया, और ये भी एक बार प्लस में बढ़ा दिया, अब प्लस। ठीक, यहाँ देखिए 100 गुणे 100 अब बट्टा, आपको बताए थे कि जब बढ़ेगा तो प्लस में और गुणा में भी रहेगा, और नीचे भी 100, 100 से एगो 100 खत्म, कितना बचा? 100 प्लस 100 प्लस 100, टोटल मिला के 300% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? 300%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन बोले आपको करना है तो एक कमेंट में बताइए कि अगर किसी भी आयत के आयाम में 30% बढ़ा दे लंबाई,
30% बढ़ा दे चौड़ाई तो उसका क्षेत्रफल आयाम उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको कमेंट में बताना है। अब तो कहिएगा सर आप ऐसे ही बोल देते हम ऐसे ही सुन के छोड़ देंगे, छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। फिर ये देखिए अगर डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल करने का सपना देखें ना तो उस तरह से बाबू आप मेहनत भी कीजिए, मेहनत से पीछा मत होइए, क्योंकि देखिए हम लोग पीछा नहीं हट रहे हैं, ठीक है, हम लोग जान झोंक दे रहे हैं एक सरकारी सीट हासिल करने के लिए, तो आप लोग भी ऐसा काम कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है 4x + 3y, ओहो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन दे दिया है 4x + 3y। ध्यान से देखिए कि x का भी मान का भरना है, y का मान का भरना है, यहीं से निकल जाएगा ये क्वेश्चन है। कह रहा है भुज, भुज किसे कहते हैं आपको बताए थे, भुज कहते हैं x के मान को और कोटि कहते हैं y के मान को, ठीक। तो कह रहा है भुज क्या भरना है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य भरना है। ओ x का मान क्या भरना है, प्रथम माने 1 से लेकर 5 को प्राकृत संख्या लिखिए, प्राकृत संख्या माने गिनती की सारी संख्या 1 2 3 4 5, इसका निकालिए माध्य, जो माध्य आएगा वो भरना है। तो माध्य का भी बताया था ना, जितना है उतना को जोड़ दो और उतना ही से कर दो भाग 1 2 3 4 5, ठीक। 5 4 9 9 3 12 13 14 1 15, 15/5 5 3 15 माध्य, यानी कि वहाँ भरना है। x का मान क्या भरना है 3, y का मान क्या भरना है, देखिए y का मान कह रहा है कोटि, कोटि माने y का मान कोटि, प्रथम 5 पूर्ण संख्या भरना है। आपको तो प्राकृत संख्या का खानदान पढ़ा है ना, पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, 5 को लिखो तो 1 0 शुरू करो 0 1 2 3 4, ये टोटल 5 गो हो गया ना, 1 2 3 4 5। अभी 5 गो में कह रहे हैं माध्य भरना है, तो 5 गो में माध्य माने बीचवा वाला को माध्य कहते हैं, बीचवनिया को क्या कहते हैं माध्य, यानी कि यही भरना है आपका, ये माध्य है, समझ में। इसका माध्यक सॉरी माध्यक है, ये क्या है माध्यक है, माध्यक है माध्यिका है, तो माध्यक ले जाके भर दो, कितना हो जाएगा 2 4 3 12 + 3 2 6 12 और 6 18 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं 18 ऑप्शन दिया है, 1 मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा क्वेश्चन में देखिए बुक में ये वाला अब क्वेश्चन में दिक्कत है, यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस दिया है क्वेश्चन में, ठीक। अब 4 3 12, अब 12 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। ऑप्शन में आपको 6 देना चाहिए था, कितना देना चाहिए था 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो ये 1 मिनट इधर का है, लिए हम 6 मार रहे हैं, इसमें ना दिया है, इसका ऑप्शन इधर है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एट लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन का, किसका बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। कह रहा है यहाँ पे 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10, तो कह रहा है कि k का मान निकालिए ना, जबकि अनगिनत हल है। अनगिनत हल का रूल बताए कि जब भी अनगिनत बोले तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 कर देना, तो अपने से अनगिनत हल इसी को कहते हैं। a1 मतलब इसमें के पहला वाला को a, इसको b और इसको c कहते हैं, इसमें भी a है b है c है। जब a बराबर पूछेंगे तो कोई लड़का बोलेगा सर 4, कोई बोलेगा 2, इसीलिए 1 नंबर पे है तो 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है। a1/a2 माने 2/4, b1/b2 माने 3/k, तिरछा तिरछे गुणा कीजिए हो जाएगा 2k और ये 4 3 12, ये हो जाएगा 6k बराबर आ जाएगा आपका आंसर 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था क्योंकि ये अनगिनत हल का है। अगर यही बोल दे केवल अद्वितीय हल, क्या बोल दे अद्वितीय हल, अद्वितीय, तो डायरेक्ट इस तरह ना होकर ये लाइन में कटा होता है, अद्वितीय में इसे कटा होता है, जिसे कहते हैं कि ये प्रतिच्छेदी भी है। अद्वितीय को क्या कहते हैं, क्योंकि ये छेदा है ना, देखिए एक दूसरे को छेद करके निकल गया, प्रतिच्छेदी भी कहते हैं। और जब सब बराबर होता है तो इसे पता है क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संगत, संगत या आश्रित, ठीक है, या संपाती। संपाती माने सब में अपने में बराबर है, सब एक ही अनुपात में है, इसीलिए इसे संपाती कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कट जाए ऐसे, पहला वाला ही बराबर नहीं हो तो ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय या एक हल भी इसे कहते हैं, ये लाइन प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। तो अभी ये जो बोला था उसके हिसाब से आपका ये वाला, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आपको क्या करना है पता है ना, ठीक है। आपको कॉलेज हासिल करना है तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के फैमिली मेंबर है, और कौन अपने फैमिली का सपोर्ट नहीं करना चाहता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कर जोड़ी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि अपने फैमिली को बहुत बड़ा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे लिए एक बार स्टेटस जरूर डाल दीजिए। तो बिना देर के हम लोग अगला सब्जेक्ट देखते हैं।
अगला सब्जेक्ट बहुत ही शानदार और इससे तो भर भर के क्वेश्चन आया है। यहाँ अगला सब्जेक्ट क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? अरे यार ये मुंबई में स्थित है, ये आप नोट कर लीजिए। फटाफट ये क्वेश्चन को देखते हैं, आप फटाफट कमेंट भी बताइएगा कि क्या ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसको फटाक फटाक बताना है। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लोकतंत्र के पास राज्यसभा की तुलना में अत्यधिक शक्तियाँ होती है। समझिएगा, पहले तो संसद के 2 सदन, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, इतना तो पता है। राज्यसभा मेन होता है, इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे लोकसभा को निम्न सदन। लेकिन एक मामले में लोकसभा थोड़ा सा राज्यसभा से मजबूत होता है, वो है वित्तीय मामलों में। जितना भी राज्य से टैक्स वसूलने का काम होता है लोकसभा का होता है, तो ये हो जाएगा आपका वित्तीय मामलों में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परिवार की ज़रूरत कि पूरा करने के लिए खेतों के किस प्रकार का रूप होना चाहिए? तो ये जीवन निर्वाह होना चाहिए, ये खेत बस जीवन चल जाए ये इतना काफ़ी है, खेती से ज़्यादा कुछ फ़ायदा वैदा होने वाला नहीं है। कुंद्रेमुख जलप्रपात कहाँ है? तो सॉरी, कुंद्रेमुख लौह अयस्क कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा कुंद्रेमुख कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये आपको कई बार बता चुके हैं और मैं जो पढ़ाया हूँ ना बाबू वही आया है। मुंबई की चौल, बाप रे बाप, बहुत ऊंचाई पर, मतलब बहुत ऊंचा है ये। किस प्रकार की इमारत है? बहुमंजिला इमारत है मुंबई की चौल। यहाँ देखिए, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस कर दिया? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए पहले जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इतना याद रहेगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट यानी कि 1919 में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया। इसमें जानते हो क्या कर रहे थे? से बात कर रहे हैं तो अंग्रेज आएगा और फ्री में वैसे ही उठा करके जेल में डाल देता है। इसी नियम के विरुद्ध में रॉलेट एक्ट लगा था, लोग आंदोलन कर रहे थे तो रॉलेट एक्ट नियम लगा था। इसके विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में के पास स्वर्ण मंदिर के पीछे जालियांवाला बाग में मीटिंग हो रहा था, जिससे जनरल ओडायर ने गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये घटना घटने के बाद नेताओं को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइट की उपाधि त्याग दी और महात्मा गांधी भी त्यागे थे, ये केसरे हिंद की उपाधि त्यागे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ देखिएगा। पृथ्वी पर के नदी, पहाड़ और समुद्र को पर देखिएगा, मैप अब देखिए, मानचित्र में पृथ्वी पर, मानचित्र में नदी, पहाड़ और समुद्र जिस मैप पर दिखाया जाता है उस मैप को भौगोलिक मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ निम्न में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति थे? वुड्रो विल्सन राष्ट्रपति थे। ये तो आसान क्वेश्चन है। उच्च सदन किसे कहते हैं अभी बताएं? तो उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, निम्न सदन आपको लोकसभा को, तो ये राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रिया से लिया गया या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा पूछा है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है बिहार में। और सबसे कम तो औरंगाबाद हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात आप याद रखेंगे जनसंख्या का। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदिवासी समुदाय नहीं है? अरे ये सब आदिवासी लोग हैं, लेकिन झूम आदिवासी थोड़े होता है, झूम खेती का नाम है, ठीक है। असम की खेती झूम खेती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इस क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? तो ये डायरेक्ट याद है कि ट्रस्टीशिप काउंसलिंग को ये सब बंद कर दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो बड़ी प्यारा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ? तो आपको पूरा बता चुके कि 1765 में इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट पारित को इंग्लैंड ने स्टाम्प एक्ट पारित किया था। सर्वोच्च मतलब सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध किस्म का कोयला होता है, जो कि आपको बता दें कि वो बड़ी शुद्ध होता है, इसको जलाने पर धुआं नहीं होता है। लेकिन भारत में ही नहीं पाया जाता है, भारत में बिटुआ पाया जाता है,
बिटुमिनस पाया जाता है। अगर ये पूछे कि सबसे घटिया कोयला कौन है जो धुआं देता है, तो पीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चारों के चारों प्रकार लिख दिए आपको। पाराद्वीप पतन जो है कहाँ पे है, तो पारा और परी उड़ता है ना, उड़ीसा में है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए, एंड ये वाला क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम होता है। जब भी क्षेत्रवाद यानी क्षेत्र में झगड़ा होता है तो लास्ट में वो अलगाववाद का रूप ले लेता है, पूरा राय अलग हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपका लाइक हमारे अंदर मोटिवेशन बाबू जगाता है। हर व्यक्ति को मोटिवेशन की ज़रूरत है कुछ आगे, मतलब कि अच्छा करने के लिए। तो हमको हमारे दिमाग को मोटिवेशन चाहिए ताकि और अच्छा सोच सके जब ये मोटिवेट रहेगा। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो बिना देर के हम लोग अगला सब्जेक्ट देखते हैं। तो फाइनली अब यहाँ से साइंस यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ओनली साइंस के। ठीक है ना, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इसको पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं और बहुत ही आसान ही पहला क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन जैव अविद्युत है? कौन नहीं जानता है? ऑप्शन ए मल तो होगा नहीं, पशुधन अपशिष्ट ये तो होगा नहीं, मार्केट अपशिष्ट ये तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी DDT इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान, पहला ही साइंस का क्वेश्चन इतना आसान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नांकित में से डैश 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 में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं, यानी कि खाली जगह पर आप लोगों को भरना है। ऑप्शन ए में है गैस, बी में है द्रव, सी में है प्लाज्मा और डी में है ठोस। यानी कि आप लोग को बताना है कि किसमें सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं, गैस में कि द्रव में कि प्लाज्मा में कि ठोस में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अंतरा आणविक बल की, तो सबसे ज़्यादा बल अंतरा आणविक बल ठोस में होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की कि किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन होगा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का वजन हवा में कितना न्यूटन है, तो 10 न्यूटन है। ठीक है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में, मान लीजिए उसको पानी में डुबाया जाता है, ठीक है, जब पूरी तरह डुबाया जाता है उसको द्रव में, यानी कि पानी, मान लीजिए पानी में डुबाया जाता है, तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। यानी कि वस्तु जो थी वो हवा में उसका वजन कितना था, 10 न्यूटन, और जब उसको पानी में डुबाया गया तो उसका वजन कितना हो गया, 8 न्यूटन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब इस वस्तु को, एक मिनट रुक जाए, जब इस वस्तु को इस पानी में डुबोया गया तो इसका वजन जो कम हुआ, इसके वजह से ये जो इस, आप बोल सकते हैं इस बार से जो पानी गिरा होगा नीचे, यानी कि एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हुआ होगा, वो उसका वजन कितना होगा। यानी कि ये जो पानी एक्स्ट्रा गिरा होगा बाहर, उस द्रव का, उस पानी का वजन कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है 10 न्यूटन, बी में है 8 न्यूटन, सी में है 12 न्यूटन और डी में है 2 न्यूटन। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, और इसका बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं। देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है कि कोई द्रव, कोई वस्तु हवा में जितना उसका भार हो, और अगर उसको किसी पानी में डुबाए, किसी द्रव में डुबाया जाता है, तो उसका जितना वजन में कमी आती है ना, उतना ही ज़्यादा वो द्रव उस बार से, यानी कि जिस द्रव में डुबाया जाता है, उतना ही ज़्यादा वो द्रव को हटाता है। यानी कि ये 10 न्यूटन का कोई वस्तु है और इसको इस पानी में डुबाया गया तो ये 8 न्यूटन का हो गया। तो कमी कितनी की आई, तो 2 न्यूटन की कमी आई। यानी कि ये जो द्रव हटाएगा ना, उसका भी वजन कितना होगा, 2 न्यूटन का होगा। यानी कि इस बार से, इस जार से, आप यूँ कह सकते हैं बार, जार या फिर बाल्टी, जो भी बोलना है वो आप कह सकते हैं। तो इस बार से जो पानी निकला होगा उसका वजन 2 न्यूटन का होगा, क्योंकि इस वस्तु में 2 न्यूटन की कमी आई है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में एक बार लिख कर ज़रूर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व को कहाँ ढूंढेंगे। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही जवाब क्या होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, समूह 18 में ढूंढा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए में है किसी कंडक्टर का क्रॉस सिलेक्शन क्षेत्र पर, बी में है
सेक्शनल, सॉरी यहाँ पर सिलेक्शन में पढ़ दी, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र पर, बी में है किसी चालक का तापमान पर, सी में है आर्द्रता संवाहक पर और डी में है कंडक्टर की लंबाई पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है आर्द्रता संवाहक पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न है कि पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु है। ऑप्शन ए में है एकल स्ट्रैंड वाला आरएनए वायरस, बी में है डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए वायरस, सी में है एकल स्ट्रैंड वाला डीएनए वायरस और डी में है एक बैक्टीरियोफेज। तो इसका सही जवाब देना आप लोगों के लिए एकदम आसान होगा। पोलियो उत्पन्न करने वाला जो विषाणु होता है वो एकल स्ट्रैंड वाला आरएनए वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। अगला प्रश्न देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है। ऑप्शन ए में है मैक्रो मोलेक्यूलस का टूटना, बी में है फ्लेवोप्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन, सी में है प्रोटीन संश्लेषण और डी में है एरोबिक श्वसन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एरोबिक श्वसन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं। तो उस बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, आप लोग जानते नहीं है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 53 का सही जवाब क्या होगा, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, किंगडम प्लांटे यानी कि पादप जगत में शामिल है। ऑप्शन ए में है ये सभी, बी में है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, सी में है शैवाल और ब्रायोफाइट्स और डी में है एंजियोस्पर्म। तो इसका सही जवाब होगा जी हाँ 54 का ऑप्शन नंबर ए ये सभी, यानी कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म ये सभी जो है ना पादप जगत में शामिल है। ठीक है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम का तो अलग है ना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है। आकाश काला ही दिखाई देता है ना, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में होता है। ठीक है, तो वहाँ से जब वो आकाश को देखेगा तो उसको आकाश काला दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है कि विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में है कार्बन, बी में है चांदी, सी में है लकड़ी और डी में है प्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ चांदी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 57 कि स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्न में से कौन गर्भ निरोधक है। ऑप्शन ए में है ये सभी, बी में है कॉन्डोम, सी में है कॉपर टी और डी में है डायाफ्राम। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ये सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की अंडा देने वाला स्तनपायी है। ऑप्शन ए में है आर्मडीला, बी में है ये सभी, सी में है छिपकली और डी में है बत्तख बिल और बत्तख बिल प्लेटिपस। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी बत्तख बिल प्लेटिपस ही हो जाएगा, यही अंडा देने वाला स्तनपायी है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सवाल पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है। विरामावस्था बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। विराम में है यानी कि वो गति नहीं करेगी। ठीक है, और जब वो विराम में है यानी कि समय बढ़ेगा लेकिन वो गति नहीं करेगी, यानी कि वो विराम में है तो उसका जो ग्राफ होगा वो एकदम सीधा ऐसे नियत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यही है विरामावस्था का ग्राफ। ठीक है, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न है किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। ऑप्शन ए में है उस वस्तु के आकार पर, बी में है उस वस्तु के द्रव्यमान पर, सी में है उस वस्तु के संवेग पर और डी में है उस वस्तु के चाल पर। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उस वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी भी वस्तु का जड़त्व का मतलब होता है कि कोई वस्तु जो है ना विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहने की क्षमता जो है ना वही जड़त्व कहलाती है।
ठीक है। तो जड़त्व निर्भर करता है उस वस्तु के द्रव्यमान पर। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम उतना ही उसका जड़त्व भी कम। मान लीजिए कोई एक पतला इंसान है, ठीक है, पतला इंसान है तो इसको आप लोग ढकेल कर हटा सकते हैं, ठीक है, मतलब आसानी से इसको ढकेल कर गिरा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मोटा इंसान इस तरह आ जाए, ठीक है, अब इसको आप ढकेल कर गिराइए, आप खुद गिर जाएंगे लेकिन वो मोटा इंसान नहीं गिरेगा, यानी कि इसका जड़त्व ज़्यादा है क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और इस पतले आदमी का द्रव्यमान कम है, इसी वजह से इसका जड़त्व भी क्या है, कम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अमल राज क्या है। ऑप्शन ए में है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, देखिए और इम्पॉर्टेंट भी है। अमल राज ऑप्शन ए में है तनु HNO3 और HCl, बी में है सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और H2O यानी कि जल, सी में है सांद्र HNO3 और HCl, डी में है तनु H2SO4 और H2O यानी कि जल। तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, सांद्र HNO3 और HCl को ही क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। ऑप्शन ए में 1999, बी में 1992, सी में 1996 और डी में 1994। आप लोगों के हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए, मन में ही सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग सही सोचे थे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु की जड़ों से संबंधित है। ऑप्शन ए में है क्लास्ट्रीडियम, बी में है स्पाइरोगाइरा, सी में है नॉस्टॉक और डी में है राइजोबियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जीवाणु की जड़ों से संबंध है, तो जीवाणु की जड़ों से संबंध, तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम। इसी का जो है ना संबंध जड़ों से है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि कौन से जीवाणु का संबंध जड़ों से है। ठीक है, तो राइजोबियम जीवाणु का संबंध जो है ना वो जड़ों से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 65 नंबर कि नीचे दिए हुए समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि जो नीचे दिया गया समीकरण है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है आप लोगों को बताना है। PbNO3 है प्लस 2KI और PbI2 और 2KNO3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में दिया है संयोजन, बी में दिया है वियोजन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं और डी में दिया है, एक मिनट, ऑप्शन ए में संयोजन, बी में है वियोजन, सी में है इनमें से कोई नहीं और डी में है द्विविस्थापन। तो ये कौन सा अभिक्रिया लग रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तत्वों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से ये क्वेश्चन नंबर 46 से आप लोगों का सवाल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सिर्फ साइंस के, तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 46 से सवाल स्टार्ट हो रहा है। किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में है मछलियों का वर्ग, बी में है सरीसृप, सी में है कीड़े और डी में है स्तनधारियों के। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, कीड़े। किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े ही ना होते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा मतलब जीवों की संख्या है, तो इसी वजह से सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए में है रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, बी में है जैविक खादों का प्रयोग, सी में है इनमें से कोई नहीं और डी में है सिंचाई। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग ये मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का यूज़ किया जा रहा है, इसी वजह से मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, यानी कि मिट्टी में प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रस्तुत आरेख पौधे के तने का एक अनुप्रस्थ काट है, ए में क्या पाया जाता है, यानी कि ये जो यहाँ पर आप लोगों को फिगर में दिखा दिया गया है इसको क्या कहेंगे, इसको ए बता, मतलब ये जो है ना ए में क्या पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है फ्लोएम, बी में है जाइलम, सी में है प्लेसिड कोशिका और डी में है रक्षी कोशिका। और इसका सही जवाब होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए,
फ्लोएम पाया जाता है। अच्छा, एक बात बता दीजिएगा कमेंट में लिखकर कि फ्लोएम का क्या काम होता है और जाइलम का क्या काम होता है। जाइलम और फ्लोएम के कार्य को आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फटाफट बता दीजिए इसी बात पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है, क्योंकि ऑप्शन ए में है इनमें से कोई नहीं, बी में है त्वचा में मौजूद, बी में है, एक मिनट रुक जाए, बी में है त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया को स्प्रिट नष्ट कर देता है, और सी में है स्प्रिट कम तापमान पर है, और डी में है स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। तो इंजेक्शन देने से पूर्व डॉक्टर जो हमें स्प्रिट लगाता है, तो स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा को ठंडक महसूस होती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। जी, हमारे शरीर का जो तापमान होता है ना, उसको उस तापमान को लेकर ये वाष्पीकृत हो जाता है। इस वजह से हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है, त्वचा पर ठंडक महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर सेकंड का पावर -2 है, तो इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है। ऑप्शन ए में है जूल, बी में है न्यूटन, सी में है हर्ट्ज और डी में है पास्कल। देखिए, यहाँ पर सवाल सिंपल भी पूछ सकता था कि बताइए कि बल का एसआई मात्रक क्या है, लेकिन घुमाकर खखोर कर पूछा है कि बल का एसआई मात्रक ये होता है, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो बताइए वो नाम कौन सा है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन ही ना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी धीरे से टिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कोलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है। ऑप्शन ए में है 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर, बी में है 10⁻⁷ से लेकर 10⁻5 सेंटीमीटर, सी में है 10⁻15 से लेकर 10⁻12 सेंटीमीटर, और डी में है 10⁻6 से लेकर 10⁻4 सेंटीमीटर। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻7 से लेकर 10⁻5 सेंटीमीटर तक कोलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है। जो कोलाइडी मिश्रण होते हैं, कोलाइडी विलयन आप यूँ कह सकते हैं, उसमें कणों की जो माप होती है वो 10⁻7 से लेकर 10⁻5 होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 52 नंबर प्रश्न है कि डैश डैश यानी कि खाली जगह दिया गया है, इसको भरना है आपको। एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। ऑप्शन ए में है सेल शेप, बी में है साइटोप्लाज्म, सी में है कार्योप्लाज्म और डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो 52 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके डैश डैश के आधार पर है। अब यहाँ पर खाली जगह पर क्या रहेगा आप लोग को बताना है। तत्वों की व्यवस्था किस आधार पर है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में समूह में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, बी में ऊर्ध्वाधर कॉलम में परमाणु संख्या का बढ़ना, सी में है क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या का बढ़ना और डी में आवर्त में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की जो व्यवस्था की गई है वो किस आधार पर की गई है। करेक्ट, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या का बढ़ना। मतलब परमाणु संख्या के बेस पर ही तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है, तब वेग होगा। देखिए, कोई गतिमान वस्तु है और उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा हमें मिलता है, तब वेग क्या होगा। ऑप्शन ए में है यह नकारात्मक है, बी में है यह शून्य होना चाहिए, सी में यह शून्य नहीं हो सकता और डी में है यह शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन समय ग्राफ क्या है, एक सरल रेखा में हमें मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार का ऊर्जा का विकास किया जाता है। ऑप्शन ए में है ज्वारीय ऊर्जा, बी में है सौर ऊर्जा, सी में है बायोगैस और डी में है थर्मल ऊर्जा। ये भी आसान क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा का। ठीक है, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण, बी में है विकृत गंधिता, सी में है इनमें से कोई नहीं और डी में है जंग लगना। तो वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहा जाता है विकृत गंधिता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी आसान सवाल था। 57 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन, बताइए। इसको धीरे से आप लोग टिक कीजिए तो जरा। 57 का ऑप्शन नंबर, जी हाँ, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहा का यूज़ किया जाता है, यानी कि हम लोग नरम लोहा का यूज़ करते हैं। नरम लोहा को ले लिया जाता है और इसमें जो है ना तांबे के तार को लपेटकर इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो ये एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है कि दूरदृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है दूर की वस्तुओं को, बी में है इनमें से कोई नहीं, सी में है बड़ी वस्तुओं को और डी में है निकट की वस्तुओं को। तो दूरदृष्टि वाले आँख, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन फिर भी आँख में दोष पाया जाता है कि कहाँ की वस्तु नहीं देख पाते हैं हम, तो नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ देख सकते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकते हैं कहाँ की वस्तुओं को, तो जी हाँ, दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर ए में ही है दूर की वस्तुओं। धीरे से टिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। ऑप्शन ए में है आर बराबर भी बटा आई, बी में है आर बराबर आई गुणे भी और सी में है आर बराबर आई बटा भी और डी में है आर बराबर भी गुणे आई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा 59 का ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर वी बटा आई, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम के हिसाब से पूछा गया है। 60 नंबर प्रश्न है कि 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित की। 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित की। ऑप्शन ए में है पेरी जॉन, बी में है क्रिस चार्डविक, सी में है कार्ल लिनियस और डी में है ये सभी। तो 60 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लिनियस ने 1785 में प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित की थी। 61 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोग के स्क्रीन पर और पूछा जा रहा है कि अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है 20 मीटर, बी में है 1/20 मीटर, सी में है 16.5 मीटर और डी में है 330 मीटर। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16.5 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाता है, आप लोग फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन ए में है कार्बन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है ऑक्सीजन और डी में है पीएच। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पीएच। ठीक है, मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो पीएच को पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। ठीक है, मतलब मृदा जो होता है ना वो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पुनर्स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, यानी कि ब्लड प्रेशर बताना है। ये तो हर कोई जानता है। 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 120/80। यही होता है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि समजात अंग है। ऑप्शन ए में है समान संरचना समान कार्य, बी में है भिन्न संरचना भिन्न कार्य, सी में है भिन्न संरचना समान कार्य और डी में है समान संरचना भिन्न कार्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समान संरचना लेकिन भिन्न कार्य, यानी कि अलग अलग कार्य। समजात अंग उसी को कहते हैं जिस तरह के अंग की संरचना समान तो हो लेकिन वो कार्य अलग अलग करते हों, ठीक है, तो उस तरह के अंग को कहा जाता है समजात अंग। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है प्लेटिनम और डी में है उपर्युक्त सभी। बताइए, ये इतना हलवा क्वेश्चन पूछ दिया गया है और इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। धीरे से टिक कीजिए। ये सभी धातु को गहने बनाने में यूज़ किया जाता है, सोना हो, चांदी हो या फिर प्लेटिनम हो, इसको गहना बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।